हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। ओके, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माध्यम की विद्युतशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं विद्युतशीलता क्या होती है ना। तो उससे पहले विद्युतशीलता से पहले हम शॉर्ट में परिभाषा समझेंगे विद्युत क्षेत्र की। ओके, तो हालांकि जो विद्युत क्षेत्र हम ये सब पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, फुल डिटेल में, लेकिन फिर भी जैसे मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र शब्द यूज करूंगा तो फिर वहां आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे विद्युत क्षेत्र क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक इस वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखना, जैसे हमारे पास कोई आवेश है, आवेश Q नाम हमने इसको दे दिया। ओके, अब हमें ये विशेषता तो पता है कि आवेश के पास अगर हम एक दूसरे आवेश को रखते हैं तो वो उस पर बल लगाने लग जाएगा। तो इस आवेश Q के पास हम दूसरे आवेश को रख रहे हैं, तो हमने उसको बिंदु A पे रखा तो उसने उस पर बल लगा दिया, है ना। अब हम इस आवेश को बिंदु B पर रख देते हैं, तो बिंदु B पर भी हम देखेंगे कि तब भी वो उस पर एक बल लगाए, ठीक है। फिर यहाँ पर किसी और अन्य बिंदु पर रख देते हैं C पर, तो भी हमने नोट किया कि वो वहां पर भी उस पर बल लगा देगा। तो हम इस प्रकार से क्या पाते हैं कि जो हमारा आवेश Q है, इसके पास अगर हम दूसरे आवेश को उसके समीप कहीं पर भी रख दें तो वो उस पर एक बल लगाएगा, है ना। प्रतिकर्षण या आकर्षण, वो निर्भर करेगा कि आवेश कौन सा रखा गया है और ये कौन सा आवेश है ना, आधान है या नहीं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या नोट किया बच्चों कि एक आवेश के पास में, है ना, एक आवेश के पास में एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिस क्षेत्र में हम दूसरे आवेश को रख देते हैं तो उस आवेश पर विद्युत बल कार्य करने लग जाता है। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र में जो। ओके, अब मतलब ऐसे ध्यान रखिए कि आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आसपास ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करेगा जिसके कारण वो दूसरे आवेश पर बल लगाने लग जाए, ठीक है। अब यहाँ से हम विद्युतशीलता को समझते हैं जो, ठीक है। तो जैसे मान लिया जो हमने यहाँ पर कि कोई आवेश है ना, किसी प्लेट पर होगा, कहीं पर भी होगा, है ना। अब ये आवेश क्या करेगा कि अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाएगा, है ना। हम इधर दिखा रहे हैं उसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये E0 से ये इधर विद्युत क्षेत्र बना, सभी तरफ बनाएगा वैसे तो, अभी हमने यहाँ दर्शाया, है ना। अब हमने इसका जो मान देखा, ठीक है, पहले केस में तो हमने देखा कि इसने यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाया, 100 यूनिट। ओके, ये नंबर हम सिर्फ समझने के लिए दे रहे हैं अभी, 100 ये 200 है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि 100 क्या आ गया एकदम से ना। तो यहाँ पर जैसे हमने मान लिया जो कि इस आवेश ने यहाँ क्या बना दिया, विद्युत क्षेत्र बना दिया। कितना बनाया, तो हमने पूछा कि वो इधर कितना विद्युत क्षेत्र पहुंचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर उसने 100 यूनिट विद्युत क्षेत्र पहुंचाया। अब ठीक है, यहाँ है ना, हमने मान लिया था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जो मतलब यहाँ आवेश है और बीच में यहाँ निर्वात है। ओके, निर्वात है, निर्वात मतलब वायु भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इधर हमने आवेश देखा, इधर विद्युत क्षेत्र कितना पहुंच गया, 100 यूनिट पहुंच गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि एक पदार्थ रख दिया मुझे यहाँ। ओके, एक पदार्थ रख दिया, ठीक, कोई भी पदार्थ, जैसे धातु बोल दे, कांच बोल दे, माइका बोल दे, है ना, या वैक्स, इस तरह से। तो अब हम यहाँ इस विद्युत क्षेत्र को मापते हैं। तो दूसरे केस में जो हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र है ना कितना हो गया, 50 यूनिट हो गया, 50 या कोई भी एक नंबर ले लो, मतलब ये समझाने के लिए कि इधर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। इधर विद्युत क्षेत्र पहले कैसा था, अधिक था, है ना। जब यहाँ क्या था, निर्वात था तो विद्युत क्षेत्र इतना था। अब यहाँ पर हमने कोई पदार्थ रख दिया, तो पदार्थ रखने पर हमने ये नोट किया कि विद्युत क्षेत्र की मान कम हो गई इसकी मात्रा, है ना, ठीक है। अब प्रबलता कम हो गई। अब यहाँ तो क्या समझ में आया हमको इस एग्जाम्पल से कि ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र के मान में कमी कर दी। ओके, या विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न करने में बाधा डाल दी,
मतलब ये आवेश पहले ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, अब इस पदार्थ ने उसकी विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करने में एक बाधा डाल दी, एक रुकावट डाल दी, एक कमी कर दी, है ना। अब वो ऐसा क्यों हुआ होगा जो, है ना। तो यहाँ इसके अंदर किसकी घटना होती है, ठीक है, विद्युत ध्रुवण की, ठीक है, विद्युत ध्रुवण की घटना। अब ये विद्युत ध्रुवण की घटना क्या है, इस पे ज्यादा तो आप अभी कंफ्यूज ना हो, अभी ज्यादा ना सोचे, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ठीक है, एक घटना जैसे याद रखें कि जो पदार्थ है, पदार्थ के अंदर किसकी घटना हो गई, विद्युत ध्रुवण की, और विद्युत ध्रुवण के कारण उसने यहाँ पर क्या बना दिया, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र बना दिया उसका स्वयं, और वो विद्युत क्षेत्र किसकी विपरीत दिशा में होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। मतलब ये जो बाहर हमने लगाया था जिसको हमने E0 से बताया, और इसमें पदार्थ के अंदर विद्युत ध्रुवण हुआ, उसने विपरीत दिशा में क्या बना दिया, विद्युत क्षेत्र। कैसे बनाएगा, क्या बनाएगा, ये हम आगे विद्युत ध्रुवण पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आवेश पदार्थ के अंदर क्या उत्पन्न हो गया है, विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, है ना। तो ये बाहर वाले विद्युत क्षेत्र को अगर हम देखें तो बाहर वाला जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना बचेगा, ठीक है, जो बाहर अप्लाइड विद्युत क्षेत्र था आरोपित, उसमें से इतने की कमी हो गई, मतलब विद्युत क्षेत्र के मान में क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ पर हमको क्या बात समझ में आई कि किसी भी पदार्थ में, मतलब पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र के मान को प्रभावित कर देता है, विद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देता है। तो उसका यह गुण क्या कहलाता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने का जो गुण है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता मतलब क्या, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है, या उस रुकावट की माप, उस बाधा की माप कितना वो कम कर रहा है ना, किसी विद्युत माध्यम द्वारा या किसी पदार्थ द्वारा विद्युत क्षेत्र के मान में उत्पन्न की गई कमी को हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। ओके, तो ये था जो विद्युतशीलता, है ना। अब यहाँ पर ठीक है, विद्युतशीलता को हम दर्शाते हैं किससे, विद्युतशीलता को हम दर्शाते हैं किससे, E0 से। ओके, एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर है ना, एप्सिलॉन जो ऐसे ध्यान रखना, E ऐसे बनता है, ये इस तरह से, ये हमारा एप्सिलॉन है ना, या ऐसा, है ना, E जैसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा सा बनाने में, ठीक है, ध्यान रखना उसको, ठीक है। इसे एप्सिलॉन या एप्साइलॉन भी पढ़ा जाता है ना। और ये जो एप्सिलॉन, इस पे हमने यहाँ लगा दिया 0 छोटा सा, तो इसे हम नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट पढ़ते हैं या एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था जो हमारे पास है ना उसकी परिभाषा। अब उसकी मात्रक हम देखते हैं, ठीक है, ऐसा मात्रक। तो इसका ऐसा मात्रक हम कहाँ से निकालेंगे, विद्युत बल के सूत्र से, ठीक है। विद्युत बल का सूत्र क्या है, जैसे अभी तो हमने आगे अभी पढ़ा नहीं है, कूलाम का नियम, है ना। कूलाम के नियम अनुसार आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो इतना होता है, ठीक है, ये इतना, ठीक। तो यहाँ से हमें उसका मात्रक बनाना है एप्सिलॉन नॉट का। तो क्या बन जाएगा, यहाँ सूत्र बना लो पहले तो एप्सिलॉन नॉट का, ये इधर पक्षांतर हो गया, इधर 1/4 पाई, इधर क्या आ गया, Q1 Q2 बटे में F इंटू R स्क्वायर, ये वाला। ओके, तो ये तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा, नियतांक है ना, विमाहीन है ना मात्रक है ये। तो फिर अब इससे क्या मात्रक बनेगा, Q मतलब क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक गुणित आवेश का मात्रक, तो क्या हो गया यहाँ से कूलाम का वर्ग, है ना, बटे में क्या है, बल, बल मतलब बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और R मतलब दूरी है, तो ये मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मात्रक क्या बन गया बच्चों उसका, ठीक है, ऐसा ही मात्रक बन गया कूलाम स्क्वायर, ठीक है, बटे में यहाँ लिख देता हूँ न्यूटन, ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। और चिन्ह में भी याद रखें, चिन्ह अगर लिखना है चिन्हों में तो कूलाम के लिए कैपिटल C, है ना, बटे में, ठीक है, या न्यूटन के लिए N, और मीटर घात बटे में है, घात में लिख दिया -1, मीटर की घात -2, ठीक है। तो ये वो उसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक। फिर एक और ऐसा ही मात्रक आता है उसका
फेरड पर मीटर। ओके, अब ये कहाँ से आ गया, है ना। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो अभी, तो हम आगे चल के, है ना, धारिता वाले चैप्टर में धारिता पढ़ेंगे। तो धारिता का व्यंजक हम निकालेंगे एक, तो वहां पर वो सूत्र आता है इतना। ओके, मतलब ओके, हम एक गोले का, ठीक है, एक गोलाकार चालक का धारिता निकालेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे गोलाकार चालक, ये उसकी त्रिज्या होगी आर, है ना। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ मात्रक देख रहे हैं तो इसलिए। तो धारिता का जो मात्रक है तो ये वाला, है ना। यहाँ से एप्सिलॉन का मान क्या बनेगा, C/4πr, है ना। अब एप्सिलॉन इसका क्या मात्रक होता है, धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फेरेड भी लिखते हैं, फेरड भी लिखते हैं, है ना। और आर का मात्रक होता है, आर त्रिज्या है तो ये मीटर, और इसका कोई मात्रक नहीं है तो फेरड प्रति मीटर बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाएगा तो यहाँ पर उसका तीसरा विमीय सूत्र, है ना। ठीक है, नेक्स्ट विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, विमीय सूत्र हम यहाँ से निकाल सकते हो, तो कूलाम ये वाले यूनिट से, है ना। इससे कुल, चलो इस कूलाम स्क्वायर न्यूटन बटे मीटर की घात 2 और मीटर स्क्वायर, तो इससे हम निकाल रहे हैं मात्रक विमीय सूत्र। तो कूलाम मतलब क्या, कूलाम का विमीय सूत्र क्या होता है, कूलाम मतलब आवेश, आवेश का विमीय सूत्र AT की घात 2। ओके, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ AT की घात 2 बटे में न्यूटन हमें पता है क्या होगा, बल का मात्रा, बल का विमीय सूत्र mLT की घात -2। ओके, और m मतलब क्या है, m है लंबाई, और मीटर को दर्शा रहा है तो मीटर मतलब लेंथ की घात 2। ओके, ये आ गया। तो इसे भी जो हम क्या लिख सकते हैं, और है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं अगर आगे सॉल्व करें इसको तो, ठीक है, ये a की घात 2 t की घात 2, है ना। फिर यहाँ पर m, ठीक है, और l की घात यहाँ कितनी है, यहाँ 1 है, और ये l की घात 2, तो यहाँ l की घात कितनी हो गई, 3, ठीक है। फिर बटे में यहाँ t की घात -2, तो आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर विमीय सूत्र उसका, पहले m लिखा जाता है सबसे पहले, तो m की घात -1, l लिखते हैं, फिर उसके बाद l की घात -3 ऊपर आके, है ना। फिर t ऊपर आएगा ये वाला, तो t की घात -2 है, ऊपर आके +2, तो +2 + 4 और एक इसके, है ना। तो ये आ गया हमारे पास उसका विमीय सूत्र, ठीक है। फिर उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए हम किसकी विद्युतशीलता दिखा रहे हैं, वायु की विद्युतशीलता, ठीक है, या वायु या निर्वात की विद्युतशीलता भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वायु की विद्युतशीलता क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट केवल वायु के लिए लगाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 8.86 10⁻⁻12, है ना, ये मान है उसका जो। और मात्रक क्या है, ऊपर लिखा है कूलाम स्क्वायर न्यूटन की घात 1 माइनस ये, है ना। तो ये हो गई हमारे पास वायु की विद्युतशीलता। ओके, है ना। मतलब वायु भी क्या करती है, वायु की भी जो विद्युतशीलता होती, वायु भी क्या करेगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के मान में रुकावट उत्पन्न करेगी। क्यों, क्योंकि वायु में गैस होती है, गैस में मॉलिक्यूल होते हैं, आवेश होता है, तो उनका भी ध्रुवण हो जाता है, तो उनके ध्रुवण से भी, है ना, विद्युत क्षेत्र में थोड़ी बहुत क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये आवेश लिया है, ठीक है, ये आवेश, और ये क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो हमने कहा पहले यहाँ पर क्या है, निर्वात है, तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र इतना है ना, ये वाला निर्वात में विद्युत क्षेत्र। अब अगर हम यहाँ पर वायु रख दे, इसमें इसके बीच में वायु आ जाती है ऐसे, तो फिर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पहले वाले की विद्युत क्षेत्र की तुलना में थोड़ा सा, तो बहुत ही कम होगा, लेकिन थोड़ा सा, मतलब वायु भी
क्या करती है, विद्युत क्षेत्र के मान में थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा कम, है ना, नगण्य, हम उसको नगण्य बोल के चल सकते हैं। आप देख ही सकते हो कि 10 की घात कितनी है यहाँ पे, -12, है ना, तो बहुत ही कम रुकावट डालती है। ठीक है, तो ये वायु की विद्युतशीलता हो गई। अब यहाँ पर अगला बिंदु है जो सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो सापेक्षिक विद्युतशीलता हमें पता है, सापेक्षिक मतलब अगर हम दो राशियों की तुलना कर रहे हो, है ना, दो माध्यमों की विद्युतशीलता की तुलना कर रहे हो, तो हम उसे सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो हम यहाँ हर माध्यम की विद्युतशीलता की तुलना किसकी विद्युतशीलता से करते हैं, वायु या निर्वात की। ओके, तो फिर यहाँ पर सापेक्षिक विद्युतशीलता का जो परिभाषा क्या बनेगी, है ना, ये सापेक्षिक विद्युतशीलता। चलिए यहाँ लिख देता थोड़ा सा। ओके, सापेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक, तो सापेक्षिक विद्युतशीलता मतलब दो माध्यमों की विद्युतशीलता की तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर किसकी विद्युतशीलता आ जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, सापेक्षिक विद्युतशीलता निकालने का तरीका, माध्यम की विद्युतशीलता बटे, ठीक है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये भी उसका सूत्र है ना। तो यही इसी पर क्या बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी, है ना। क्या बन जाएगी, इसी को आप शब्दों में परिभाषा बना के लिख देना। क्या हो जाएगी यहाँ, किसी माध्यम या पदार्थ, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, क्या कहलाती है, सॉरी, किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, या उसे हम पहला विद्युतांक भी लिखते हैं ना, विद्युतशीलता। ठीक है, उस माध्यम की विद्युतशीलता तथा, ठीक है, क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, और इसे किससे दर्शाते हैं हम, के से, बराबर होती है। ठीक, इसे के से, या इसे क्या भी कहते हैं, पहला विद्युतांक कहते हैं, या इसे चलो डायरेक्ट के से दर्शाते हैं, है ना। बाकी तो आप समझ सकते हो जो कि क्या क्या है ना, इसे पहला विद्युतांक भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सापेक्षिक विद्युतशीलता बन जाएगी, तो के से दर्शा रहे हैं, माध्यम की विद्युतशीलता को सिर्फ एप्सिलॉन से, है ना, और निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, ये इस संबंध को हमेशा याद रखिएगा। तो ठीक है, और फिर यहाँ से हम माध्यम की विद्युतशीलता भी निकाल सकते हैं, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी, यहाँ से के एप्सिलॉन बराबर के गुणित एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब हमें किसी माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी है, तो वायु की विद्युतशीलता में उसकी किससे गुणा कर दो, पहला विद्युतांक से। ठीक, और है ना, यहाँ पर देखिए जो, ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि दोनों विद्युतशीलता मतलब कैसा मात्रक है, विमाहीन मात्रक है, वो विमाहीन राशि है। तो ठीक है, दोनों मात्रक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम और, ठीक है, दूसरे पदों में भी व्यक्त करते हैं, जैसे हम बल के आधार पर भी इसे व्यक्त करते हैं जो, ठीक है, जैसे पहला विद्युतांक किसके बराबर होता है, ठीक है, पहला विद्युतांक बराबर होता है वायु में विद्युत बल बटे
ठीक है, माध्यम में विद्युत बल। ठीक, मतलब हमें अगर क्या करना हो, किसी माध्यम का विद्युतशील पराविद्युतांक निकालना हो या सापेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी हो, तो हमारे पास एक तरीका ये है, उसकी विद्युतशीलता को भाग दे दो वायु की विद्युतशीलता से, है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या निकाल ले, बल निकाल ले। जैसे हम दो आवेश ले ले, है ना, दो आवेश ले ले और इनके बीच में क्या निकाल ले, विद्युत बल। ओके, विद्युत बल निकाल ले, एक बार वायु में रखकर, ओके, उनके बीच में कुछ नहीं हो, वायु हो, और एक बार क्या रख के उनके बीच में कोई माध्यम रख दे। ओके, मतलब कोई धातु का टुकड़ा रख दे या कुछ रख दे, फिर बल निकाल दे, है ना। मतलब जिसका हमें विद्युतशीलता, जिसका पराविद्युतांक निकालना है, जैसे कांच का निकालना है, तो कांच के निकालने के लिए हम यहाँ किसको रख देंगे, कांच को। फिर यहाँ किसका मान निकाले, विद्युत बल का। तो इस बल के मान में भी कमी आई होगी जो, तो फिर इन दोनों का अनुपात निकाल ले, कितनी कमी आई है वही हमारा, है ना, उनका अनुपात ही हमको किसका मान बता देगा, सापेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, है ना। तो यहाँ पर जो क्या निष्कर्ष निकला हमारे पास कि किसी पदार्थ का पराविद्युतांक वायु में विद्युत बल तथा उस माध्यम में विद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इनकी परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस समझ के चले कि कैसे कैसे आप इसको, है ना, और रूप में लिख सकते हो, है ना, इस वाले पद को। ठीक है, या आप इसे विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष भी बता सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष, अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ी नहीं है, हम बल निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, सब सिद्ध होगा, उसे आगे सारी बातें प्रूफ होते चलेगी, है ना। अभी आप ये नहीं सोचो कि ये कहाँ से आ गए, सब जितना हम लिख रहे हैं सब सिद्ध होते चलेगा आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वायु में विद्युत क्षेत्र, और ठीक है कहाँ पर, माध्यम में विद्युत क्षेत्र का अनुपात, ये क्या कहलाता है, के, है ना। फिर तीसरा जो, इसको हम विभव के आधार पर भी दे सकते हैं। तो विभव भी क्या होगा, विद्युत विभव, वायु में विभव बटे माध्यम में विभव। ठीक, ये विभव के आधार पे, विद्युत विभव के आधार पे। ओके, या फिर, है ना, हम इसको धारिता के आधार पर भी देते हैं। अब धारिता ये सब आप कंफ्यूज मत हो अभी, ठीक है, सिर्फ सूत्र ध्यान में रखें। तो धारिता के आधार पर क्या हो जाएगा, C, है ना, माध्यम बटे में C वायु। ओके, है ना, इसमें माध्यम ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का पराविद्युतांक निकालने के लिए आप इन विधियों का उपयोग कर सकते हो। जो प्रैक्टिकली अगर निकालना हो हमें, तो हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, है ना, वायु में, और उस माध्यम को रख के विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। दोनों मानों का भाग देते हैं, हमको पदार्थ का क्या निकल जाएगा, पराविद्युतांक निकल जाएगा, है ना। ये इस तरह से। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल पराविद्युतांक के, ठीक है, उदाहरण इसके तो यहाँ वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना, एक, है ना। मतलब वायु का विद्युतांक या निर्वात का पराविद्युतांक कितना होगा, एक होगा। मतलब वायु का वायु के सापेक्ष निकालो, तो मतलब यहाँ माध्यम का क्या आ जाएगा, माध्यम हम वायु ही ले रहे हैं, तो यहाँ वायु रखेंगे तो वायु की विद्युतशीलता, और ये सब नीचे भी वायु की विद्युतशीलता है, कैंसिल होकर कितना बचेगा, एक बचेगा, है ना। फिर दूसरा पे यहाँ पर, ठीक है, धातु के लिए, तो धातु के लिए के का मान होता है अनंत। ओके, वायु या निर्वात के लिए एक, धातु के लिए कितना, अनंत, है ना। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम धातु रख दें यहाँ पर, ठीक है, धातु क्या कर देगा, जैसे ये इस तरह से, तो इस वाले लिबरेशन से ई माध्यम, है ना, और एक बटे के ई वायु, ठीक है, इस प्रकार, है ना। इस वाले रिलेशन से लिखा मैंने ये वाला, है ना। तो फिर अगर यहाँ पर आप क्या रख दो, धातु रख दो, माध्यम के बदले, माध्यम मतलब धातु,
तो 1/अनंत वायु, ये वायु, तो यहाँ ई धातु कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जो, ठीक है। धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र 0। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमने क्या कहा था कि हमने एक आवेश लिया है ना, हमने एक आवेश लिया और हमने यहाँ पर एक क्या रखा, पदार्थ रख दिया, ओके। तो बाहर, पदार्थ के बाहर तो विद्युत क्षेत्र कितना है ना, पदार्थ के बाहर विद्युत क्षेत्र इतना है, बाहर ऐसे। अब पदार्थ के अंदर एक क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा विपरीत दिशा में, ओके। तो अगर हम यहाँ पर इसको धातु ले लें, ये पदार्थ मतलब कौन है, धातु, धातु की कोई भी प्लेट ले लेते हो, तो इसके अंदर विद्युत ध्रुवण बहुत ज्यादा हो जाएगा। विद्युत ध्रुवण ज्यादा हो जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र, विपरीत वाला विद्युत क्षेत्र, विपरीत दिशा वाला विद्युत क्षेत्र भी किसके बराबर बना देगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर जो दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएंगे और कैसी दिशा में हो जाएंगे, विपरीत दिशा में। इसका विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र दोनों बराबर और विपरीत दिशा में हो गए, तो परिणामी कितना हो जाएगा, इसके अंदर 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ, धातु के अंदर विद्युत ध्रुवण की क्रिया ज्यादा होती है तो वो लगभग विद्युत क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है, लगभग 0 के आसपास हो जाएगा, है ना, ठीक है। फिर इसी तरह से किसके लिए, हम सिर्फ उदाहरण देखते चले, जो जल के लिए, है ना, जल के लिए K बराबर कितना होता है, 18.4। तो आप उसको अप्रॉक्स 81 लिख सकते हो, या ठीक है 80 लिख सकते हो, है ना। तो जल के लिए जो इतना होगा, है ना, मतलब जल भी कैसा पदार्थ है, पैराविद्युत पदार्थ है। मतलब हम आवेशों के बीच में क्या कर दे, आवेशों के बीच में हम जल रख दे तो जल भी विद्युत बल को, या है ना, विद्युत क्षेत्र को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो है ना, ओके। तो ये रहे जो, है ना। अब यहाँ जो जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, है ना, जैसे अगर हम इस चॉक को पानी में डाल दें, जल में डाल दें, तो हम क्या देखेंगे कि ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। नमक को डाल दे खड़ा, मतलब हमारे पास नमक हो, नमक का एक टुकड़ा हो, खड़ा नमक हो, उसे हम पानी में डाल दें तो हम क्या देखेंगे कि वो पानी में घुल जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ जो वहां पर कि पानी के अंदर वो घुल जाता है ना, ये चॉक के कण छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। ऐसी क्या घटना हुई, है ना, कि पानी ने ऐसा क्या, पानी के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है कि वो पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है ना। तो उसका कारण भी यही है, जो पानी है, जो जल है, वो भी पैराविद्युत पदार्थ है। पैराविद्युत पदार्थ मतलब जो विद्युत बल को कम कर देता है, या जो विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है ना। तो पानी अगर हम किसी पदार्थ पर, किसी स्थान पर डाल दे, जो आवेशों के पर डाल दे, तो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो बल कम हो जाएगा, है ना। तो हमारा यही घटना होती है। जो जैसे ये चॉक है, तो चॉक के कण एक दूसरे को किससे बंधे हुए हैं, है ना, हम बोलते हैं अंतराण्विक बल लगे। अंतराण्विक बलों का कारण क्या है, उनके बीच में जो आवेश होते हैं पदार्थ, उनके कणों के अंदर, उस आवेशों के कारण ही बल लगता है। मतलब सीधे कहे कि चॉक के जो कण हैं एक दूसरे के साथ इसलिए बंधे हैं क्योंकि उनके बीच में क्या लग रहा है, अंतराण्विक बल, या उनके बीच में विद्युत बल लग रहा है। तो जैसे ही हम इस पे पानी डालते हैं तो पानी विद्युत बल को घटा देता है, कम कर देता है। कितने गुना कम कर देता है, 80 गुना कम कर देता है, 81 गुना कम कर देता है। तो बल कम हो जाने के कारण बल क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा कणों के बीच में लगने वाला। तो फिर वो एक दूसरे से छूट जाते हैं, एक दूसरे की पकड़ से छूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसलिए वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है ना। ये उसका कारण मुझे हम यहाँ से समझ सकते हैं ना। फिर धातु के लिए हो गया, वायु के लिए, जल के लिए, फिर ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, तो जैसे है ना कांच के लिए, ठीक है, कांच के लिए K का मान होता है ना 5.1, ओके। फिर माइका के लिए, ठीक है, माइका के लिए K होता है 5.7, ठीक है। फिर केरोसिन के लिए होता है, तो यहाँ पर है ना, केरोसिन के लिए K बराबर होता है 2.0, और ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, वैक्स, ठीक है, वैक्स मतलब मोम, ठीक है, इसके लिए K बराबर होता है
2.3 है ना। ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन के लिए भी लगभग 2.3 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है ना। तो पहला विद्युत पदार्थ सापेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, मतलब तुलनात्मक विद्युतशीलता बताती है मुझे। तुलनात्मक मतलब हमको उससे ये ज्ञात होता है कि उस माध्यम की विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता के कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना कम है। तो यहाँ सबसे वायु की तुलना में सबसे ज्यादा किसकी है, धातु की। फिर उससे ज्यादा विद्युतशीलता किसकी है, जल की। उससे थोड़ी कम है ना, तुलनात्मक रूप से कम किसकी है, धातु की तुलना में बता रहे हैं। तो 80 है ना। मतलब कांच के लिए कांच की विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता की तुलना में कितने गुना है, 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना ज्यादा मतलब वायु विद्युत क्षेत्र को जितना कम कर रही होगी, वायु कांच 5 गुना उससे ज्यादा करेगा, है ना। और जैसे कांच हमने कहा जो वायु विद्युत क्षेत्र को जितना कम कर रही होगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को जितना कम कर रही होगी, केरोसिन उसे कितने गुना कम करेगा, 2 गुना ज्यादा करेगा, है ना, इस तरह से। तो ये हुआ हमको, मतलब अगर हमारे पास किसी पदार्थ की क्या भी हो, विद्युतशीलता भी हो, है ना, माध्यम की क्या हो, पराविद्युतांक हो, तो हम उससे उसकी क्या भी निकाल सकते हैं, विद्युतशीलता निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना जो केरोसिन की विद्युतशीलता है ना, हमारे पास केरोसिन की विद्युतशीलता हमें निकालनी है। ओके, तो ये केरोसिन की विद्युतशीलता हो जाएगी ये K इंटू एप्सिलॉन 0, इससे, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता K इंटू एप्सिलॉन 0। तो केरोसिन के लिए विद्युतशीलता कितनी है यहाँ पर, है ना, K2, और E0 क्या है, ये वायु की विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता 8.86 10⁻⁻12, इस तरह से उसका मात्रक। मतलब हम वायु की विद्युतशीलता में 2 से गुणा कर देंगे तो किसकी विद्युतशीलता मिल जाएगी हमको, केरोसिन की। ओके, अगर कांच की निकालना है तो 5.1 से गुणा कर देंगे, किसकी विद्युतशीलता मिल जाएगी, कांच की विद्युतशीलता। ओके, तो ये रहा जो हमारे पास, है ना, विद्युतशीलता का अर्थ और विद्युतशीलता से, है ना, क्या क्या हम समझ सकते हैं। तो शॉर्ट में एक हम बात बोल रहे, विद्युतशीलता मतलब क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण या किसी पदार्थ की वह विशेषता जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने में विरोध उत्पन्न करता है, और उस विरोध की जो माप है ना, जितनी कमी वो करता है, उस कमी की माप को हम विद्युतशीलता कहते हैं। इसे दर्शाते हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट से। अगर वायु के लिए लिख रहे हैं तो हमेशा एप्सिलॉन नॉट यूज होगा, और माध्यम के लिए लिख रहे हैं तो एप्सिलॉन यूज होगा। मात्रा में तो ये लिखे हुए हैं अभी हमने निकाले, और सापेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जो यहाँ है ना, ये ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो क्यों इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है, हालांकि इस पे कोई ऐसा अलग से क्वेश्चन बनकर नहीं आता कि विद्युतशीलता क्या होती है, इसकी परिभाषा दो, ऐसा नहीं आता। इस पे हमारे बहुत सारे क्या बन जाते हैं, इस पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, जो है ना, इसमें से बहुत, है ना, कितने कहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलते हैं इसमें वो ध्यान दो। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव तो किस पे बन जाता है, उसके मात्रक पे। ठीक है, मात्रक, ठीक है, मतलब चूज द करेक्ट आंसर में ऑब्जेक्टिव बना देता है, खाली स्थान में बना देता है, इस तरह से। तो मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, जो कूलॉम स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका कहाँ से बोला, अगर ये डायरेक्ट याद नहीं होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, ये घातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन प्लस कौन माइनस। तो कहाँ से याद रखने का बोला, ये सूत्र से, है ना, बल वाले बल, ये सूत्र तो आसानी से याद रह जाता है, जो है ना, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और इसका हम इतनी बार आगे यूज करेंगे सूत्र का, ये याद ही हो जाएगा। तो फिर इस सूत्र से आप निकालना सीख जाओ उसको। ठीक है, अगर यह डायरेक्ट याद नहीं रहता है तो आप इस सूत्र का उपयोग करके उसको निकालना, है ना। फिर ये हो गया, फिर ये वाला मात्रक भी पूछा जाता है, जो विद्युतशीलता का मात्रक 4 ऑप्शन दे देगा आपके पास, ये है, उसमें से सही चुनना है आपको, फेरेमीटर, ये वाला दिया तो ये वाला, है ना। फिर उसका विमीय सूत्र भी पूछा जाता है, तो विमीय सूत्र कैसे निकाला है आपने अभी तरीका देखा, कूलॉम स्क्वायर, ऐसे, है ना। तो विमीय सूत्र डायरेक्ट याद नहीं रह सकता हमको, बहुत ये हम माइनस प्लस वन एक हाथों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर मात्रक याद होना कम से कम, तो मात्रक से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और ये वाला वायु की विद्युतशीलता, ठीक है, तो इसमें भी ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट है। ये मात्रक पूछ लिया जाता है
ये मात्रक पूछ लेता है, विमीय सूत्र पूछता है, और वायु की विद्युतशीलता है ना, वायु की विद्युतशीलता का मान भी पूछ लिया जाता है। और इसे याद ही रख लो जो 8.86 × 10⁻12 है ना, ये ठीक है। इस पर भी हमारा क्या बनता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और इधर से ये वाले पॉइंट्स में जो वायु या निर्वात के लिए वायु का पैराविद्युतांक, और हमेशा ध्यान रखो हमने यहाँ पर इसके दो नाम लिखे हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता और पैराविद्युतांक, लेकिन हम ज्यादातर इसको क्या बोल के चलते हैं, पैराविद्युतांक बोल के चलते हैं, ज्यादा उसका है ना, यही नाम से बोला जाता है, पैराविद्युतांक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो। तो पैराविद्युत अंक है ना, पैराविद्युत अंक कितना होता है 1/5, मतलब वो पैराविद्युत अंक जो उसको पैराविद्युतांक बुलाते हैं ना। तो यहाँ पर धातु का पैराविद्युतांक ऐसे याद रखो, वायु का पैराविद्युतांक कितना 1, ठीक है, धातु का पैराविद्युतांक कितना अनंत, और ठीक है, बस ये दो हमारे ज्यादातर पूछे जाने वाले, वायु का पैराविद्युतांक, धातु का पैराविद्युतांक, ठीक है। इसमें हमारे बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो चलिए तो इसको नोट कर लीजिए।